गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा था कि ये नेफ्रॉन जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। तो हम लोग जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे। और ये कितने पार्ट से बना होता है? 3 पार्ट से बना हुआ होता है। ओके, इसमें सबसे पहला पार्ट बोमेंस कैप्सूल था। सेकंड जो है वो पीसीटी यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल, जो हम लोग फर्दर 3 भाग में डिवाइड किए थे। और उसके बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो हम लोग जो है इसी स्ट्रक्चर को जो है फिर से बनाते हैं। इसमें और भी स्ट्रक्चर जो लगे हुए होते हैं उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हम लोग जो है वो बनाए थे किसका स्ट्रक्चर? ये हम लोग बनाए थे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोले थे क्या? बोमेंस कैप्सूल। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है क्या? यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो है वो कहलाया था कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, हम लोग देखे थे कि ये जो पार्ट्स है इसको बोले लूप ऑफ हेल्ने, इसको बोले थे पीसीटी, और इसको बोले थे क्या? डीसीटी। इतना पार्ट से नेफ्रॉन बना हुआ होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे इस नेफ्रॉन के पास जो है वो यहाँ पे आता है एक ब्लड वेसल्स। इसके पास जो है वो आता है क्या? एक ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स को इसको जो इधर से आ रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टियोलस। ठीक है, और जो इधर से बाहर निकल रहा होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इफरेंट आर्टियोलस। इफरेंट आर्टियोलस। ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट आर्टियोलस या आर्टियोलस। और बीच में जो ये यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है इसी का नाम है क्या? ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट जो कि अगर हम लोग यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ें तो ये आपको दिखेगा, है ना? ये आपको दिखेगा। इसका नाम हम लोग क्या दिए? एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, होता क्या है अब जो है हम लोग देखें क्या कि ये नेफ्रॉन जो है इसमें ब्लड आता है और बोमेंस कैप्सूल के पास, है ना, बोमेंस कैप्सूल के पास जो है वो आ करके ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम दिए हम लोग क्या? ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसका नाम क्या दिए? ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है कि ये ब्लड में सारा इम्प्योरिटी रहता है और यही जो है इम्प्योरिटी को फिल्टर करता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है
वो एक और ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं जस्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस, JGA, जो लगभग इस पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। JGA, जस्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये हमारा जो है वो कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखें अगर, तो ये नेफ्रॉन दो तरह का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? जो कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाए उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो मेडुलरी रीजन में पाया जाए उसको मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन, दो तरह का नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल और मेडुलरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलते हैं और मेडुलरी नेफ्रॉन किसको बोलेंगे। नेफ्रॉन दो तरह का होता है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे एक सेल है, मान लीजिए कि एक ये सेल है, तो सेल में जो डेंस मिडिल वाला रीजन जो होता है वो मेडुलरी रीजन कहलाता है, लेस डेंस जो साइड वाला रीजन होता है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट में मिलेगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, ये स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा तो पूरा जो है वो किडनी का फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन सब कुछ समझ में आएगा। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्या? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके, पहला जो नेफ्रॉन है उसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और दूसरा जो है वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा जो है वो क्या है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हम लोग देखते हैं कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ये मात्र कितना होता है? 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। जितना भी नेफ्रॉन होता है उसका 15% जो है वो आपका क्या होगा? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होगा। और 85% है ना, ये आप देखो क्या 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ठीक है, मेडुलरी नेफ्रॉन मात्र कितना हुआ? ये मात्र हुआ 15% और ये कितना हुआ? तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये हुआ 85%। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलरी ला एट द मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स एंड नियर द मेडुला। जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुली ये जो होता है लाई एट मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स। कहाँ होता है? लाई एट
मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, ये मार्जिन ऑफ कॉर्टेक्स नियर मेडुला, नियर मेडुला, यानी कि मेडुला और कॉर्टेक्स के नज़दीक ये होता है, ठीक है, मेडुला और कॉर्टेक्स के नज़दीक ये होता है। कौन? तो जस्टाग्लोमेरुलस अफ्रेटस जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्लोमेरुले जो है वो नियर द मेडुला होता है, और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि लाई इन आउटर कॉर्टेक्स, ये जो है वो कहाँ होगा? लाई इन आउटर कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स रीजन में नहीं होगा, ठीक है, कॉर्टेक्स से बाहर होगा। हम लोग देखते हैं कि ये 15% है बट लार्जर इन साइज, इन साइज, इसका साइज जो है वो काफ़ी लंबा होता है, और ये क्या होगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन स्मॉलर इन साइज, इसका साइज जो है वो स्मॉलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉन्गर लूप ऑफ हेल्ने, है ना, यहाँ पे जो है लॉन्गर लूप ऑफ हेल्ने, यहाँ जो है वो शॉर्टर लूप ऑफ हेल्ने, यहाँ पे लूप ऑफ हेल्ने का काफ़ी कम पार्ट मिलेगा कॉर्टिकल रीजन में, मैक्सिमम रीजन कहाँ मिलेगा? तो मेडुलरी रीजन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम, ये क्या करता है? कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है, ये प्लाज्मा वॉल्यूम को जो है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम कब? तो व्हेन वाटर सप्लाई इज स्कार्स, व्हेन वाटर सप्लाई इज स्केयर, ठीक है, जब वाटर सप्लाई जो स्केयर कर जाएगा या फिर क्राइसिस कर जाएगा, ठीक है, तब जो है कम हो जाएगा, तब जो है ये क्या करेगा? ये जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, है ना, और ये क्या करता है? ये भी जो है वो कंट्रोल करता है प्लाज्मा वॉल्यूम, इट कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉर्मल, जब वाटर सप्लाई जो है नॉर्मल होगा तो ये भी जो है वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा प्लाज्मा वॉल्यूम को, ठीक है। तो दो तरह का नेफ्रॉन जो टोटल स्ट्रक्चर देखे थे, जो रीजन आपको कॉर्टिकल रीजन में दिखेगा उसको हम लोग बोले कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन मेडुलरी रीजन में दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो है वो दो तरह का हम लोग देखे, एक जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, अनमेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरा जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक। अब आगे इसका हम लोग देखते हैं, चलिए। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल देंगे नेट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है। ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है, ग्लोमेरुलस के पास जो आता है उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना, हम लोग देखते हैं क्या कि ब्लड फिल्टर करता है, और ब्लड जो फ्रंट आर्टियोल्स में घुसता है
है ना, उसका प्रेशर क्या होता है। तो ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलस के पास जो आता है ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 60 mmHg, 60 mmHg। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि कॉर्पसल्स का, है ना, हम लोग देखते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है 18 mmHg। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जो अपोजिट साइड से लगेगा दोनों, है ना, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है 32 mmHg। तो देखिए ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड से आ रहा है, वो प्रेशर लग रहा है, और इधर रिवर्स है जो ब्लड कोलाइडल फिल्ट्रेशन ये लग रहा है, और दूसरा जो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ये दोनों प्रेशर, जैसे बोमेंस कैप्सूल अगर हम लोग देखें ये स्ट्रक्चर, तो हम लोग देखते हैं यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रहा है, तो इसका प्रेशर 60 है, बाकी कैप्सुलर प्रेशर इसका जो है 18 है, और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसका कितना है 32। तो अगर हम लोग जो है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकाले तो हम लोग देखते हैं क्या कि चूंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 माइनस 32 प्लस 18 इक्वल टू 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 mmHg। ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया। ठीक है, जो एक तो इधर से लग रहा है 60, बाकी इधर से जो है कैप्सुलर और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका माइनस हो गया, तो 10 mmHg जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकला हमारा वो कितना निकला 10 mmHg। ओके, फिल्ट्रेशन का जो काम होता है उसमें हम लोग इस चीज़ को देखें, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो अगर पूछा जाए तो कितना हो गया 10 mmHg। हम लोग देखें फिल्ट्रेशन। अब हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्या है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि 125 ml पर मिनट। ओके, 125 ml पर मिनट, तो हम लोग देखते हैं कि एक दिन में लगभग 180 लीटर जो है वो फिल्टर करता है। तो हम लोग देखते हैं क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्वांटिटी ऑफ glomerular filtration formed each minute
each minute, formed each minute in all the nephron, in all the nephron of kidney। जितना भी नेफ्रॉन होता है किडनी में, सब में फिल्ट्रेशन का काम होता है। हम लोग देखते हैं ऑफ द किडनी, या फिर आप हम लोग लिख सकते हैं बोथ किडनी। ऐसा नहीं कि एक साइड बंद होगा और एक साइड चालू होगा, बोथ किडनी, दोनों किडनी में। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR इक्वल टू, अगर हम लोग देखते हैं क्या कि 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। तो हम लोग देखिए अगर कि लगभग जो है, लगभग क्या, और हम लोग अगर देखें तो 180 लीटर, 180 लीटर पर डे का क्या है, फिल्ट्रेशन रेट है ना। कितना, 125 ml पर मिनट। तो हम लोग देखें 4 मिनट में हाफ, 8 मिनट में एक। हम लोग जो है देखते हैं कि 1 घंटे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और पूरा 1 डे जो है अगर 24 घंटा में फिल्ट्रेशन रेट निकाले तो कितना हो जाता है, 180 लीटर पर डे जो है वो फिल्ट्रेशन करता है। कौन, हमारा किडनी, दोनों किडनी मिला करके इतना जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब बोलोगे सर हमारे बॉडी में तो ब्लड जो है वो मात्र 8%, 5 से 7 लीटर के बीच आता है, तो इतना कैसे करता है, वही बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता है। ठीक है, और इसका भी आंसर जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या, यूरिन फॉर्मेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे। नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर के आता है एफरेंट आर्टियोलस, वो देखे। हम लोग देखे कि नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है, फिल्टर करता है। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है, और ये सब फिल्टर जो करता है वो काफ़ी ज़्यादा फिल्टर करता है। हम लोग यहाँ तक देखें कि फिल्ट्रेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 180 लीटर पर डे फिल्टर करता है। हम लोग देखें कि यहाँ पे जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो 10 mmHg है। जो एफरेंट आर्टियोल से आ रहा प्रेशर उसका 60 mmHg रहता है, और जो इधर हमारा ब्लड वेसल्स और कैप्सूल वो लगाता है, यानी बोमेंस कैप्सूल और ब्लड वेसल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर वो 32 और 18 है, जो मिला करके 50 हो जाता है। 50 को हम लोग माइनस किए तो कितना निकला, 10 mmHg प्रेशर से फिल्टर होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग देखेंगे इसी में कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इस यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग हेडिंग डाल देंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन क्या है, हम लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन जो कंप्लीट होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। और यूरिन का फॉर्मेशन जो ये होता है वो कहाँ होता है? तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग देखते हैं कहाँ पे, कि ये यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो इसी नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सारे प्रोसेस को तो डिस्कस नहीं, लेकिन एक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो समझो पहले आप लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता क्या है। हम लोग देखें कि जो ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये बोमेन्स कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाया क्या? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इस बोमेन्स कैप्सूल के पास फ्रंट आर्टियोल्स आता है और यहाँ पे जो है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग बोले क्या? ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बना इसी को हम लोग बोले क्या? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। हम लोग क्या देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो यहीं पे होता है। हम लोग देखे थे कि इसका जो प्रेशर रहता है वो 60 रहता है, ये कैप्सुलर का प्रेशर 18, और यहाँ जो ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो 32। तो हम लोग देखे 10 mm Hg प्रेशर से ये फिल्टर होता है। और यहाँ पे फिल्टर क्या होता है? तो जितना भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जितना भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो सारा, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट है, और वो क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल, सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल जो नॉन एसेंशियल भी है ना, लेकिन क्या है वो साइज में थोड़ा बड़ा है, तो उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो सब का फिल्ट्रेशन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वाटर, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, है ना, सोडियम, पोटासियम, है ना, क्या क्या? तो H2O, क्या? तो एमिनो एसिड, क्या? तो ग्लूकोज, क्या? तो पोटासियम, क्या? तो यूरिया, है ना, क्या? तो Na सोडियम, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, अमोनिया, है ना, यूरिक एसिड, ये सब यहाँ पे क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। जितना भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स रहेगा वो सारा जो है बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर हो गया। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह का मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल्टर हो गया। अगर यूरिन में जो है वो ग्लूकोज, यूरिन में जो है अगर प्रोटीन, अगर यूरिन में एमिनो एसिड बाहर आने लगे तो हम लोग बोलते हैं कि किडनी हमारा खराब हो गया है। लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन तो सबका हो जाता है ना। तो अब हम लोग जो है वो देखते हैं क्या? सेकेंड प्रोसेस, जिसको बोले थे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों? क्योंकि वो सेलेक्टेड सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेलेक्टेड सब्सटेंस क्या? तो इसमें जो एसेंशियल सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर बहुत ज़्यादा फिल्टर हो गया तो वाटर, है ना, जैसे एमिनो एसिड, जैसे ग्लूकोज, है ना, जैसे पोटेशियम, ये सब जो है जो एसेंशियल सब्सटेंस है उसका दूसरे प्रोसेस में क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। हम लोग जो है वो डायग्राम की मदद से इसको पढ़ेंगे और लैंग्वेज में तो हम लोग देखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन का जो काम है वो 85% जो है वो कहाँ होता है? तो 85% पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। उसके बाद जो है वो लूप ऑफ हेलने में सिर्फ बैलेंस होता है ना, वाटर का एक जगह रीएब्जॉर्प्शन, एक जगह आयंस का, और फिर जो है वो हार्मोन के मदद से डीसीटी में होता है ना।
जब सेलेक्टेड सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब कर गया, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारे नॉन एसेंशियल सब्सटेंस जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो फिल्टर नहीं हो पाता है, तो वो जो है वो थर्ड प्रोसेस जो हम लोग देखे थे ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो डायरेक्ट ये जो एफरेंट के बाद इफरेंट आर्ट्रियोल निकलता है, यही रीएब्जॉर्प्शन का काम और यही ट्यूबुलर सिक्रेशन का भी काम करता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे जो है वो देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को। ओके, थैंक यू।